बॉडी डरावना है बट एडवांस में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। मेंस में अगर हम बात करें ना तो 99% क्वेश्चंस जो है ना आप एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। बच्चों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला डिराइव करें, लेकिन तुम जानते हो कि जेई मेन तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुम्हें ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद हो। बेटा ध्यान रखना है, अगर ये स्मूथ सरफेस है इंक्लाइन वाली, इसके ऊपर ये प्योर रोलिंग नहीं करेगा, इसके ऊपर स्लिपिंग करेगा। क्यों? अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे साथ 900 सवाल सीरीज के नए वीडियो में। इस बार मैं बात करने वाला हूँ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, रोटेशन, मतलब एक तरह से डरावना टॉपिक है, सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक जो हम मानते हैं, उसके 15 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ज्यादातर अगर मैं बोलूं रिजिड बॉडी डरावना है बट एडवांस में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। मेंस में अगर हम बात करें ना तो 99% क्वेश्चंस जो है ना आप एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चंस में ऐसा होता है जो हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो, जैसे सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन पे है, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको बोला है एक डिस्क है, इनर रेडियस आउटर रेडियस, और इसका सरफेस मास डेंसिटी जिसको बोलते हैं ना, मास पर यूनिट एरिया, वो वेरिएबल है। आपसे पूछा हुआ है इसका रेडियस ऑफ जायरेशन, तो आप जानते हो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो उसके बाद मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ जायरेशन, लेट्स से k विल बी सेम एज रूट ऑफ I बाय m। ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालो? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे करते हैं, रिंग एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, मैं एक रिंग लेने वाला हूं यहां पे, कुछ रेडियस x का जिसका थिकनेस है लेट्स से dx। ठीक है, ये जो रिंग है भाई, इसका रेडियस x है और इसका जो थिकनेस है ना ये dx। इस रिंग एलिमेंट का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा मैं, और कौन से एक्सिस पे पूछा है आपको? हाँ बिल्कुल, सेंटर वाले एक्सिस पे पूछा है। इस रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? मास इनटू रेडियस स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू रेडियस स्क्वायर, ये कर दें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाना चाहिए। इसका मास कैसे लिखेंगे? इसका मास लिख सकते हैं, इसका एरिया 2πx dx मल्टीप्लाइड बाय सरफेस मास डेंसिटी। तो मास की वैल्यू डाल दो, ये देगा इंटीग्रेशन ऑफ 2πx dx एरिया इनटू सरफेस मास डेंसिटी विच इज सिग्मा नॉट बाय x, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया है x स्क्वायर से। इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं a से लेके b तक। क्या दिख रहा है तुम्हें? 2π सिग्मा नॉट बाहर है, अंदर इंटीग्रेशन में x स्क्वायर आ रहा है। कर देंगे इंटीग्रेशन, लिमिट्स लगा देंगे, तो x क्यूब बाय 3 में लिमिट्स लगानी है तुम्हें। x क्यूब बाय 3 में लिमिट्स लगाओगे तो आ जाएगा 2π बाय 3 सिग्मा नॉट b क्यूब माइनस a क्यूब। मुझे करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास का स्क्वायर रूट। पहले मास भी निकाल लेता हूं इसी के टर्म्स में, तो मैं बोलूंगा मास क्या होगा? मास होगा इंटीग्रेशन dm। dm तो मैं आपको लिखना बता ही चुका हूं, यहाँ पे सेम वही कर दीजिए। यहां से अब की बार dm की वैल्यू लिखेंगे तो देखें फिर से 2πx dx सिग्मा नॉट बाय x करना था dm में, एरिया इनटू सरफेस मास डेंसिटी, x कैंसिल, इंटीग्रेशन केवल dx किया, a से b लिमिट्स लगाने, आप देख सकते हैं आ जाएगा 2π सिग्मा नॉट इनटू b माइनस a। बच्चों देख रहे होगे इन दोनों को डिवाइड में करूंगा, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है ना, 2π सिग्मा नॉट कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा? उधर से बचेगा b क्यूब माइनस a क्यूब 3, यहां से बचेगा b माइनस a। तुम लोग जानते हो कि उसमें भी तुम अपनी मैथ्स की आइडेंटिटीज लगा सकते हो। ऊपर है b क्यूब माइनस a क्यूब, नीचे है 3 टाइम्स b माइनस a। पता है ना, b क्यूब माइनस a क्यूब को लिख सकते हैं b माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइड बाय 3 रूट के अंदर। ये तुम्हारा रेडियस ऑफ जायरेशन है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन है, आपको गिवन है एक डिस्क d1। देखो डिस्क d1 इस प्लेन में है और फिर d2 d3 ऐसे इस प्लेन में टेंजेंट पे लगाया हुआ है। आपसे पूछा हुआ है इस सिस्टम का इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये जो डिस्क है उसके लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला है सेंट्रल एक्सिस वाला। ये जो दोनों डिस्क हैं इनके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे? इनके खुद के डायमीटर पे निकालेंगे। हम जानते हैं इनके खुद के डायमीटर पे आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4, डिस्क का डायमीटर वाला फॉर्मूला, और ये डिस्टेंस r है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहले d1 का तो हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस d3 का कितना आएगा? mr स्क्वायर बाय 4 अपने डायमीटर पे प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये डिस्टेंस r है। जितना d3 का है उतना ही d2 का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया आंसर? देखो यहाँ हाफ आ रहा है,
यहाँ पे क्या होगा 5/4 इंटू 2 5/2 5/2 प्लस 1/2 3, सो दैट मीन्स द आंसर मस्ट बी 3 mr²। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे नोटिस करें फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही है, लेकिन इस बार आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल फिगर गिवन है, उसमें से ये छोटू वाला ट्रायंगल हम काट के निकाल रहे हैं और आपसे पूछा गया है सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच जाएगा। आप डिटेल में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बच्चों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला डिराइव करें, लेकिन तुम जानते हो कि जेई मेन तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुम्हें ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद हो। तुम्हें रिंग, डिस्क, स्फीयर्स, सिलेंडर्स ये अगर याद है जेई मेन के लिए उतना काफी है। तो आपको ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको बस इतना करने की जरूरत है, बस आपको इतना फिगर आउट करने की जरूरत है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो वो उसकी साइड लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा। मान लो मैं इसके सेंट्रॉइड पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसकी साइड लेंथ है a। नोटिस करो मास जो पूरा यूनिफॉर्मली एक प्लेट में या सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मैं बोल सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पक्का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूं फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा उसमें पक्का मास की कुछ टर्म आएगी, पक्का ये जो डायमेंशन है इसका स्क्वायर आएगा और आगे कुछ कांस्टेंट आएगा जो मुझे पता नहीं है। लेट्स सपोज दैट कांस्टेंट इज c। डू यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं फॉर एनी ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट इनटू मास इनटू डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी लीनियर डायमेंशन क्या है? a। अगर अभी नहीं समझो तो सोचो स्फेरिकल शेल में क्या होता है 2/3 mr², वहां पे c क्या होता है 2/3। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है 2/5 mr², वहां पे c क्या होता है 2/5। पॉइंट ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली इस फॉर्म में आएगा। इसको थोड़ा और सोचो, ये जो मास है m वो भी एक्चुअली अगर मैं एक ही पर्टिकुलर मटेरियल की सारी ट्रायंगल्स बना रहा हूं, यानी सारे ट्रायंगल्स जो है वो सेम मटेरियल से सेम डेंसिटी से बने हुए, तो डेफिनेटली जो इसका मास है वो इसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। और हम जानते हैं कि एरिया ट्रायंगल का होता है √3/4 a²। हमें एक्चुअली वो √3/4 की जरूरत नहीं है, हमें ये समझना है कि मास भी a² के प्रोपोर्शनल आएगा जब भी आपका मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली a², इसमें से a² यहां पे दिस हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू a⁴। सो कैन आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी रिटन एज अ कांस्टेंट, लेट्स से c1, ये c था इसको मैंने c1 कर दिया अलग कांस्टेंट, इनटू a⁴। ओके, अब क्या करना है, ये जो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ है लेट्स से a, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे गिवन है। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है i। करना क्या है, इसमें से ये वाला माइनस करना है। सोचो यार ये जो माइनस कर रहे होगे ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा जिसकी साइड लेंथ होगी a/2। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप माइनस कर रहे होंगे लेट्स से i', वो कितना होने वाला है? देखो ये i है पूरे ट्रायंगल का, जो माइनस कर रहे हो उसमें ट्रायंगल कौन से डायमेंशन का है a/2, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा c1 इंटू a/2 का पावर 4। तो क्या आप एग्री कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यू i है, तो यहाँ नीचे 2 की पावर 4 आएगी, तो ये जो वैल्यू है ये i/16 होनी चाहिए। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, तो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच जाएगा? कहना से रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच जाएगा i - i/16 व्हिच इज सेम एज 15/16 इनटू i। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, हमें बस एस्टिमेट चाहिए कि वो डायमेंशन की कौन सी पावर से वेरी कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया एक सिलिंड्रिकल रॉड है, मास एम लेंथ है गिवन, इसको हमने रिलीज कर दिया। जब ये इस एंगल थीटा पे पहुंचेगी, सी इस एंड के अबाउट पे और रोटेशन हो रहा है, आपसे पूछा गया है कि उस टाइम पे इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा। आप समझ गए हो अल्फा के बारे में पूछा है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगवाना चाह रहा है। टॉर्क कौन सा लग रहा होगा, इसके सेंटर मास पे mg लग रहा है भाई। देख सकते हो ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपकी एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होने वाली है l/2 साइन थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा विच मीन्स mg l/2 साइन थीटा इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू अल्फा। कॉमन टर्म्स कैंसिल करो, अल्फा के लिए सॉल्व कर लो, दिख रहा होगा तुम्हें अल्फा की वैल्यू आ रही है 3g साइन थीटा
डिवाइड बाय 2l, जो कि कौन सा ऑप्शन है भाई, लास्ट ऑप्शन। ओके, सिंपल, टाउ इक्वल टू अल्फा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाए। ओके, इस बार बोला है डिस्क इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे तो डिस्क रोल कर रही है, रोल कर रही है इसका मतलब है इसके सेंटर मास की कुछ स्पीड है और इसकी एक एंगुलर स्पीड दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है इट मूव्स अप एन इंक्लाइन स्मूथ सरफेस। ये वाले जो सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है। बेटा ध्यान रखना है, अगर ये स्मूथ सरफेस है इंक्लाइन वाली, इसके ऊपर ये प्योर रोलिंग नहीं करेगा, इसके ऊपर स्लिपिंग करेगा। क्यों? अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो आप रियलाइज करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं आ पाएगा, इसका मतलब देखो सेंटर मास के अबाउट, सेंटर मास के अबाउट अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी टॉर्क नहीं आ पाएगा फ्रिक्शन का। तो इन दैट केस जैसे जैसे ऊपर जाएगा, mg sin थीटा के कंपोनेंट की वजह से इसकी स्पीड पे तो इफेक्ट पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर यहां रही होगी ना ओमेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहेगी। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ेगी। वो कहां से आएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी से? केवल ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी इसकी बिल्कुल चेंज होने वाली, बिल्कुल भी चेंज होने वाली नहीं है। यानी कि मैं बोल सकता हूं मेरा वर्क एनर्जी इक्वेशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा? रोटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ट्रांसलेशन वाली कितनी है यहाँ पे? जीरो। इनिशियली ट्रांसलेशन वाली थी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ mgh, दिस इज सेम एज जीरो। यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा आंसर h इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। कुछ कुछ बच्चे जो है ना इसका आंसर याद करने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर पहले से रोल कर रहा था तो ये हाफ एम वी स्क्वायर वाले नहीं लगाना, मुझे रोलिंग वाली एनर्जी लगानी है। लेकिन ध्यान दो यार, ठीक है यहाँ तो रोल कर रहा था, यहाँ पे नो स्लिपिंग था क्योंकि यहाँ, लेकिन क्योंकि ये तो गिवन है। लेकिन जैसे ही इंक्लाइन पे चढ़ेगा प्योर रोलिंग वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी क्योंकि इंक्लाइन पे फ्रिक्शन नहीं है। इंक्लाइन पे केवल उसकी स्पीड कम हो रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए वी स्क्वायर बाय 2g आपका करेक्ट आंसर है, व्हिच इज द लास्ट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जेई में इसका आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की गिवन है वो गलत है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। आंसर हो सकता है गिवन सिचुएशन में पॉसिबल ना हो, लेट्स सी। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर पॉसिबल है कि नहीं मुझे, लेकिन ये याद है कि जेई के आंसर की गलत है। देखो सिचुएशन ये है कि सेंटर से एक डिस्टेंस बी ऊपर आपने फोर्स लगाई हुई है क्यू बाय, यानी कि ये a बाय 2 है, ये वाला साइड आपका a है। अच्छा चाहते क्या हम ये चाहते हैं कि हमने मिनिमम पॉसिबल फोर्स लगाई है सो दैट इट इज मूव्ड। अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन है तो आप जानते हैं मिनिमम फोर्स ताकि ये मूव कर जाए विल बी म्यू इनटू नॉर्मल और म्यू mg। लेकिन मैं चाहता हूं ये मूव करे, केवल टॉपल ना करे। वो बोला ना इसने म्यू दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सो दैट इट डज नॉट टॉपल बिफोर मूविंग। टॉपल नहीं होना चाहिए। अब ये टॉपल क्यों करना चाहेगा, किस टॉर्क के कारण टॉपल करना चाहेगा? तुम देख रहे होगे जब टॉपल करेगा तो एक्चुअली इस कॉर्नर के अबाउट रोटेशन होगी। और रोटेशन कब होती? अगर ये जो फोर्स का टॉर्क है एफ का जो टॉर्क है क्लॉकवाइज, ये अगर डोमिनेट कर देता इसको जो रोकने वाला टॉर्क है, इसको रोकने वाला टॉर्क कौन सा है? mg का। ध्यान दो जिस टाइम पे टॉपल करने वाला होगा उस टाइम पे फ्रिक्शन, क्योंकि मैं एकदम लिमिटिंग केस ले रहा हूं, फ्रिक्शन और नॉर्मल कॉर्नर में पहुंच चुके होंगे। तो हम बोलेंगे कि अगर क्रिटिकल केस अपने को देखना है तो क्रिटिकल केस में क्या हो रहा होगा? फोर्स का ये जो टॉर्क है क्लॉकवाइज वो जस्ट बैलेंस हो रहा होगा mg के टॉर्क से। वही हमारा क्रिटिकल केस है। आप देख सकते हैं फोर्स का टॉर्क आने वाला F इंटू बी प्लस ए बाय 2, समझते हो ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और mg का टॉर्क कितना आ रहा है? mg इंटू ए बाय 2। फोर्स की वैल्यू डाल दो भाई, नोटिस करें फोर्स इज म्यू mg, तो फोर्स की वैल्यू अगर आप डाल देंगे यहाँ पे mg दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा एंड म्यू इज आल्सो गिवन एज 0.4, तो यहाँ बचेगा 0.4 इंटू बी प्लस ए बाय 2 इज सेम एज ए बाय 2। सॉल्व करें इसको b बाय ए के लिए, क्या आता है जरा देखते हैं। लेट मी जस्ट मूव दिस। तो मुझे दिख रहा है इसको मैं सॉल्व करूं तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 0.4b प्लस 0.2b, सॉरी 0.2a इज सेम एज 0.5a। मतलब कि मुझे दिख रहा है 0.4b इज सेम एज 0.3a। पूछा क्या इसने? b बाय a, तो मुझे दिख रहा है b बाय a का वैल्यू है 3/4। b बाय a इंटू 100 का वैल्यू क्रिटिकल केस में आ रहा है 3/4 इंटू 100।
विच इज सेम एज 75। लेकिन दोस्तों ये आंसर तो हमने निकाल दिया, लेकिन ये आंसर जो है मैथ से तो आ गया, लेकिन फिजिकली आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको रियलाइज करना है, क्योंकि बी जो है सेंटर के ऊपर मेजर किया गया है, तो ऑब्वियसली यार बी की मैक्सिमम वैल्यू a/2 ही हो सकती है, उससे ज्यादा बी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो रेशियो आया था ना सी, b/a = 3/4, वो हो ही नहीं सकता है। b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? b की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है यहां तक a/2 तक। इसीलिए टेक्निकली मुझे करेक्ट आंसर क्या देना चाहिए? ठीक है, ये तो उस केस से आया जब हमने टॉर्क क्रिटिकल कंडीशन लगाई, लेकिन जरूरी नहीं है टॉर्क क्रिटिकल कंडीशन एक्चुअली हो पाए। फिजिकली यहाँ पे तो b जो है मैक्सिमम केवल a/2 तक ही जा सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ करेक्ट वैल्यू क्या होगी? 100 इंटू b/a की मैक्सिमम, 100 इंटू a/2 डिवाइड बाय, आप देख सकते हैं आंसर आएगा 50। दिस शुड बी दी करेक्ट आंसर। कुछ कुछ जगह मैं देख चुका हूं इसका आंसर 75 दिया हुआ है, वो गलत आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट में क्या बोला भाई? पार्टिकल का मास है, कुछ हाइट से रिलीज किया, यहां तक जा रहा है, ये एक पॉइंट ओ है। आपसे बोला हुआ है कि इस पॉइंट ओ के अबाउट जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा? जब बी पे पहुंचेगा, लेट्स से पार्टिकल की स्पीड होगी u, तो आपसे पूछा इसका एंगुलर मोमेंटम o के अबाउट कितना होगा। तो इमीडिएटली मैं देख लेता हूं कि o से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 मीटर है। अगर मुझे इसकी स्पीड पता चल जाए तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम जो होने वाला है वो होगा mu इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि mu इंटू 20 मीटर्स। ठीक है, mu इंटू 20 लिखते हैं। u कैसे निकालेंगे भाई? ऑब्वियसली अगर यहां से आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन, में बोल सकता हूँ u = √2gh, और मैं वेरीफाई कर लीजिए पार्टिकल है, क्योंकि मैं देख रहा था कहीं रोलिंग तो नहीं हो रही, नहीं, वो तो पार्टिकल है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, तो बोल सकता हूँ u इज √2gh। सो m इंटू 20 इंटू √2gh, ये आपका आंसर होना चाहिए। वैल्यूज डाल सकते हैं इसमें, कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं आगे। वैसे एक्चुअली मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, बिकॉज मुझे लग रहा है शायद इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। जरा चेक करते हैं, ठीक है। सी m इज 20 ग्राम ना, तो 2 इंटू 10⁻², m की वैल्यू इंटू 20 इंटू g तो हमारा 10 है, h 10 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 √2 आ रहा होगा। मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 40 इंटू दिस, सो दिस विल बी 4√2। 4√2 will be slightly more than 5.6। तो अगर मैं इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट करूंगा ऑप्शन डी। दैट शुड बी योर आंसर। चलिए, ये तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो हमें क्लासरूम में भी मिलती है। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कैसा? हॉलो सिलेंडर। ऊपर टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हो, रोलिंग करानी है क्योंकि ग्राउंड पे इनफ फ्रिक्शन है। आपसे बस पूछा हुआ है एंगुलर एक्सीलरेशन। बच्चों अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो ऐसे फ्रिक्शन निकालने जाएंगे, अगर आपको नहीं पता है, ये सिंपल होता है सॉल्व करना। अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा, आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, डोंट वरी, आप ये तो जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो है 0 होती है, और इफेक्टिवली पूरा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट प्योर रोलिंग में होता है, ये तो हमें पता ही है। तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लगा लो, क्योंकि वहां पे आपको फ्रिक्शन के बारे में सोचना नहीं। देखो, फ्रिक्शन तो इससे पास कर जाएगा, फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं आएगा। mg नॉर्मल भी इससे पास कर जाएंगे, कोई टॉर्क नहीं आएगा, केवल इस फोर्स का टॉर्क आएगा। और ये फोर्स कितनी है? 40। ये डिस्टेंस कितना है? डायमीटर के इक्वल। देखिए, डायमीटर इसका 1 मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, दैट मीन्स टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना मेरा? 40 इंटू 1, फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, हॉलो सिलेंडर है तो सेंटर पे होगा mr² प्लस mr², 2mr²। सो दिस इज सेम एज 2mr² इंटू अल्फा। वैल्यूज डाल दीजिए, अल्फा आ जाएगा, कितना आएगा देख लेते हैं। 40 सेम एज 2 इंटू m है भाई 5, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू अल्फा, तो मुझे दिख रहा है, ये कैंसिल कर देता हूं, 80/5 मुझे दिख रहा है अल्फा शुड कम आउट एज 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, द सेकंड ऑप्शन। मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान दें, ये वाला मेथड भी यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना इसमें क्या करते हैं कि फ्रिक्शन ड्रॉ करते हैं, फिर 2 इक्वेशन लिखते हैं, एक न्यूटन सेकंड लॉ और फिर टॉर्क इक्वेशन अबाउट द सेंटर मास। लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हो एक इक्वेशन से, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टॉर्क इक्वेशन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है टू मॉप क्लीन अ फ्लोर। मतलब ऐसा है कि हम फ्लोर पे पोछा लगा रहे हैं, एक सर्कुलर टाइप के पोछे से, आपने देखा ना, सर्कुलर टाइप से वो स्प्रेड होता है और उसके ऊपर फिर एक डंडी लगी होती है जिसको हम पुश करते हैं और उससे उसको रोटेट करते हैं।
उसी की बात कर रहा हूं, मैं इस स्टिक को नहीं दिखा रहा हूं। तो हम एक सर्कुलर मॉप यूज कर रहे हैं जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। आपको बोला है इसको हम वर्टिकली डाउन ऐसे पुश कर रहे हैं, तो अगर आप इमेजिन करें ये जो ये वाला प्लेन होना चाहिए था, मैं ऐसे पुश कर रहा हूं, उसी सेम चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरह से मैं पुश कर रहा हूं वर्टिकली डाउन। तो आप समझ सकते हो कि जिस फोर्स से मैं पुश कर रहा हूं वही बेसिकली इसका नॉर्मल फोर्स रहेगा सरफेस के साथ। तो नॉर्मल फोर्स टोटल एफ है, लेकिन वो नॉर्मल फोर्स ध्यान दो कि केवल एक पॉइंट पर ही लग रही है ना, सर्कुलर कॉन्टैक्ट है तुम्हारा, तो पूरे एरिया में स्प्रेड आउट है और वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होगी। वो केवल एक पॉइंट पे नहीं लग रही होगी, पूरा जो पोचा है आपका, पूरा जो मॉप है उसके पूरे सरफेस एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। पूछ के रहा है अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अच्छा हाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, तो आपसे पूछा है टॉर्क कितना आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस मशीन को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको जो टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए करना है। कितना टॉर्क होगा फ्रिक्शन का वो हम कैसे निकालेंगे, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स पहले कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा पूरा मॉप था उसमें से एक रिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको साइज बड़ा बनाया ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। एक रिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका रेडियस है x और थिकनेस है dx। इस रिंग के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, मुझे पता है कि टोटल आपका नॉर्मल फोर्स पाई आर स्क्वायर एरिया में F लग रहा है, और इस रिंग का एरिया कितना है 2 पाई एक्स dx। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से मैं निकाल सकता हूँ, इस पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा F इंटू, मैंने पाई देखो कैंसिल कर दिया, 2x dx डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इतना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, इसको मैं dn ही बोल देता हूँ। dn मतलब इस रिंग के ऊपर नॉर्मल फोर्स। और अगर ये नॉर्मल फोर्स है तो मान लो हम इसको मॉप को ऐसे रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हर जगह पे फ्रिक्शन फोर्सेस जो हैं इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज लग रही होंगी, और इस रिंग के लिए सारी फ्रिक्शन फोर्सेस आपकी डिस्टेंस x पे है, तो उनका टॉर्क मैं ऐड कर सकता हूं और बोल सकता हूं इन सब के लिए टॉर्क हो जाएगा df इंटू एक्स, और df को मैं लिख दूंगा म्यू dn, दिस इंटू एक्स इज द टॉर्क। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, वैल्यूज डाल देते हैं, जल्दी से डाल के देखते हैं। देखो टाउ की वैल्यू होनी चाहिए आपकी म्यू इंटू dn, dn वहां पे देखें तो आ रहा होगा 2f बाय आर स्क्वायर x dx, सी म्यू dn इंटू x, दिस मल्टीप्लाइड बाय x, इंटीग्रेशन कर दें 0 से कैपिटल आर। क्या दिख रहा है मुझे, इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर dx। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन लिमिट्स के बाद हो जाएगी r क्यूब बाय 3, एक r स्क्वायर नीचे से कैंसिल कर दूंगा, मुझे दिख रहा है आंसर आने वाला है 2 बाय 3 म्यू एफ आर। बच्चों आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बोला है रिंग और डिस्क इनिशियली रेस्ट पे साइड बाय साइड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा देखो ये तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रिलीज कर दूं और यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है हाइट, एक्चुअली हाइट आपको निकालनी है h है ना, फाइनली देखो ये हाइट निकालनी है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है जहां तक मुझे याद है। देखिए इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन देयर रीचिंग, कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं, एक रिंग एक डिस्क, रिंग और डिस्क अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे तो इनके टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो ये है। तो आपसे पूछा हुआ है हाइट कितना आने वाला, तो बेसिकली क्या करते हैं कि हाइट के टर्म्स में इसके टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं जानता हूं, फॉर एनी ऑब्जेक्ट नो स्लिपिंग है तो इसकी जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगी वो क्या होगी। देखो मैं बच्चों को ऐसे याद करना सिखाता हूं, अगर कोई भी रोलिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ ये स्लिप करके आ रहा होता, सॉरी कोई भी रोलिंग नहीं हो रही थी, कोई रोटेशन नहीं हो रही थी, मान लो केवल एक ब्लॉक आ रहा होता विदाउट फ्रिक्शन, तो मैं जानता हूं उसकी एक्सेलरेशन होती जी साइन थीटा। बेटा आप जब रोलिंग इंट्रोड्यूस कर देते हो तो नीचे डिवाइड हो जाता है एक टर्म से, किस टर्म से, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, इस टर्म से डिवाइड हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, अभी तक ये बात रियलाइज कर ली होगी। इसका मतलब क्या है, और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस में, इसका मतलब क्या है कि रिंग का जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय, क्या आप जानते हैं रिंग के लिए एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2, और डिस्क के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, डिस्क के लिए आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय, देखो डिस्क के लिए ये वाली टर्म हाफ हो जाएगी, तो 1 प्लस हाफ 3/2 है ना, दिस इज 3/2। टाइम कैसे निकालेंगे हम, मैं बोल दूंगा कि टाइम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से टाइम विल बी रूट ऑफ
2 into लेंथ बाय a, where लेंथ l is this लेंथ, और ये लेंथ h के टर्म्स में कितने आने वाले दिख रहा है? लेंथ और h के बीच में ज्योमेट्री से रिलेशन है, ऑब्वियसली l विल बी h बाय साइन थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा रूट ऑफ 2h बाय a साइन थीटा। समझ गए? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है उनके टाइम में ये डिफरेंस है, जरा देख लेते हैं। मैं बोलूंगा रूट ऑफ, देखिए 2 टाइम्स लिखने वाला हूं, उनका डिफरेंस लिखने वाला हूं, रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय, इसको 2h डिवाइड बाय, रिंग के लिए ले रहे a साइन थीटा, तो a की वैल्यू थी g साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और एक बाय 2 था ना, तो बाय 2 में यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने बस रिंग की एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके ऊपर टाइम वाले इक्वेशन में डाल दी। कितना आ रहा है भाई? ये मेरे ख्याल से आ रहा है 2 अंडर रूट h बाय जी साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी ऐसा करते थे, साइन थीटा को भी रूट के बाहर निकाल। डिस्क के लिए टाइम कितना आएगा? डिस्क के लिए ये अगर कैलकुलेशन में करूंगा तो क्या होगा? रूट ऑफ 2h बाय a, सी a यहां पे दिख रही है 2/3 g साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। कैलकुलेशन करके देखते हैं इसको, एक्चुअली हाँ बिल्कुल 2/3 ये बच जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा g3 ऊपर आ जाएगा, तो आई कैन से रूट h बाय जी अगर हम ले लें बाहर, तो रूट h बाय जी इंटू रूट 3 डिवाइड बाय साइन थीटा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है ना? ये आपके टाइम्स आ गए, एक रिंग का, एक डिस्क का, और अब क्वेश्चन में इनका डिफरेंस दिया हुआ है, उसको हमें कंपेयर करना है। ऐसा करते हैं, ये करने के लिए बाकी ऊपर सारी चीजें कर देते हैं इरेज, केवल अपनी कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करेंगे। ये सब मैं हटाने वाला हूं, ठीक है? सब कुछ डिलीट कर देता हूं और इनका डिफरेंस लेके देखता हूं क्या आता है। मुझे दिख रहा है इनके डिफरेंस में भाई कुछ चीजें तो कॉमन है, 1 बाय साइन थीटा इंटू रूट एच बाय जी, ये तो कॉमन है। डिफरेंस दूंगा तो यहां से 2, यहां से रूट 3, 2 माइनस रूट 3। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना दिया हुआ है? देख रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस है 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय रूट 10। क्या कुछ कॉमन टर्म्स दिख रही है आपको? ऑब्वियसली रूट 2 माइनस रूट 3 कैंसिल हो रहे हैं, ऑब्वियसली रूट के अंदर 10, रूट के अंदर 10 कैंसिल हो रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, यहां से हमारे पास आ जा रहा है h का वैल्यू सेम एज साइन स्क्वायर थीटा, और तुम्हारा साइन थीटा कितना दिया हुआ है? देखो, क्योंकि थीटा तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो h का वैल्यू यहां से आ जाएगा 3/4 यानी कि 0.75 मीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, 2 डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी, दोनों अलग अलग रोटेट कर रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड दे हैव अ कॉमन एक्सिस, मतलब कि ऐसे सोच लो 2 डिस्क है, उनका एक्सिस कॉमन है, अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर। फिर हम क्या करते हैं, उनको कांटेक्ट में लेके आते हैं, दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। तो पहले अलग अलग रोटेट कर रहे थे, एक साथ मिलेंगे तो फ्रिक्शन के कारण फाइनली साथ साथ रोटेट करने लग जाए। दे विल रोटेट विद अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे कोलिजन्स में होता है, 2 पार्टिकल्स अगर इनइलास्टिक कोलिजन करें तो इनिशियली तो डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों साथ साथ मूव करते हैं। उस केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इनफैक्ट हमें रियलाइज करना है कि जो फॉर्मूला आपने वहां पे मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए डिराइव किया था, वो यहां भी यूज कर सकते हैं। कोलिजन्स में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा दिया जाता है हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब यहां पे होता है u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ऐसा ही यहां पे भी होगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं सारा, क्योंकि प्रोसेस सेम है। वहां पे कैसे होता था, मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये भी याद करो, वहां पे जो रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, वैसे रिलेशन यहाँ पे होते हैं। वहां पे होता है मोमेंटम स्क्वायर, देखो लीनियर मोशन में p स्क्वायर बाय 2m होता है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन मोशन में क्या होता है l स्क्वायर बाय 2i। ठीक है, l है एंगुलर मोमेंटम, i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए मेरे ख्याल से आपको जान के कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में लॉस ऑफ एनर्जी को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। बाय द वे, लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब है फाइनल एनर्जी कम है इनिशियल एनर्जी से। लॉस ऑफ एनर्जी को मैं लिख सकता हूं, इसी को देखो फॉलो करो, आ जाएगा हाफ i1 i2 डिवाइड बाय i1 प्लस i2। तुम अभी तक गेस कर चुके हो, आगे आने वाला है ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर। इसको यूज करने आपका आंसर आ जाएगा। मैं बस अब कैलकुलेशंस करने वाला हूं
और ये ध्यान देने वाला हूं कि लॉस का मतलब होता है फाइनल इज लेस देन इनिशियल, दैट मींस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी मस्ट बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो अब मैं वैल्यूज डालने वाला हूं, सो दिस इज सेम एज 1/2, लेट्स सी I1 I2, सो I1 into I1 by 2 और डिनोमिनेटर में देखें I1 plus I2, सो I1 plus I1 by 2। एंगुलर वेलोसिटीज के लिए मुझे पता है ω1 और ω1/2, तो डिफरेंस कितना आएगा ω1 minus ω1/2, ऑब्वियसली द डिफरेंस विल अगेन बी ω1/2 होल स्क्वायर। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, एंड लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल। ध्यान दो क्वेश्चन ने पूछा फाइनल माइनस इनिशियल। इन एनी केस यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर 1/2 का फैक्टर, नीचे 3/2 का फैक्टर, कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल कर देते हैं तो मुझे दिखेगा 1/6 I1 ω1 स्क्वायर यहाँ पे, और नीचे से 4 आ रहा होगा तो 6 into 4 बेटा हो जाता है 24, दैट मीन्स हो जाएगा 1/24 I1 ω1 स्क्वायर। ये आ रही है EI माइनस EF की वैल्यू। तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइनल माइनस इनिशियल, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ दिस। फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा टाइम भी लगा था मुझे इसको फिगर आउट करने में, सच बोले तो, बट व्हेन आई फिगर इट आउट तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब क्योंकि रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इसको। मैं आपको क्या रियलाइज कराना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास घर पे बच्चों के पास बहुत सारे टॉय होते हैं, लेट्स सपोज कोई भी टॉय है, इस तरीके का टॉय है जिसमें आपके दो डिस्क जो है ग्राउंड पे रोल कर पाए विदाउट स्लिपिंग। और सोचो, आई होप तुम इसको इमेजिन कर पा रहे हो किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। इनफैक्ट ये मार्कर को भी तुम देख रहे हो कि इस साइड ये थिन है, उस साइड थिक है, लेकिन होगा क्या, मैं इसका ऐसे रख दूंगा तो दोनों साइड ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट नहीं आएगा, थिन डिस्क और थिक डिस्क, समझ रहे हो। मैं चाहता हूं ये भी कांटेक्ट में रहे, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है नो स्लिपिंग कर पाए ग्राउंड पे। तो आप ऐसे सोचो, इस तरह का एक टॉय है, इस साइड कम क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस साइड ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, और मैं इसको ऐसे पुश कर दूं, मिडिल में एकदम जाके पुश कर दो, तुम्हारे ख्याल से किधर टर्न करेगा। अगर तुमने इस पृथ्वी पे कुछ भी टाइम बिताया है, तुम रियलाइज कर चुके होगे कि अगर इधर कम क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा, तो ये ऐसे जिधर कम क्रॉस सेक्शन एरिया ना, मैं सिर्फ तुम्हारे इंट्यूशन से बोल रहा हूं, उस साइड ही टर्न करेगा। वही यहां होने वाला। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है एक इस तरीके का टॉय है, सीडी लाइन तो जो है भाई सीधी जा रही है, लेकिन ए बी लाइन ऐसे टेढ़ी जा रही है। तो होगा क्या, होगा ये कि ये इधर भी एक तरह से एक डिस्क है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा हूं, एक डिस्क है जो कि नो स्लिपिंग कर रही होगी, इधर भी एक डिस्क है जो नो स्लिपिंग कर रही होगी। लेकिन तुम जैसे जैसे आगे जा रहे हो, क्या तुम्हें दिख रहा है लेफ्ट वाला जो है उसका डिस्टेंस ओ से पास होता जा रहा है। और सोचो अगर तुम ओ से पास वाले क्रॉस सेक्शन लेते जाओगे, डू यू रियलाइज अगर तुम ओ के पास पास जा रहे हो तो ये जो तुम्हारी डिस्क है इनके क्रॉस सेक्शन रेडियस कम हो रहे हैं। यानी कि कुछ देर बाद, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सट्रीम टाइप का सिनेरियो दिखाऊं, कुछ देर बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऐसा कुछ दिखेगा। देखो ये टॉय है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट्स में नहीं रहेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे इतना बड़ा कॉन्टैक्ट है, दूसरी साइड छोटू सा कॉन्टैक्ट होगा, दूसरी साइड ना मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगा, ऐसा छोटू सा कॉन्टैक्ट होगा। क्या आपको याद नहीं आ रही ऐसे एक टॉय की जिसमें एक साइड बिगर डिस्क, एक साइड बिगर डिस्क, एक साइड स्मॉलर डिस्क था, ऐसे पुश करते हैं, किधर टर्न करता है, लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। मुझे पता है इसको ऐसे पुश कर रहे हो, किधर की तरफ टर्न करना चाहेगा, लेफ्ट की तरफ टर्न करना चाहेगा। यही आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है मासेस m/2 कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड। दिस इज अ रिजिड रॉड। यहां पे वायर जो है उसके अंदर एक टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं याद रहा देता हूं, सारे इक्वेशंस टॉर्शनल स्प्रिंग के वैसे होते हैं जैसे लीनियर स्प्रिंग के होते हैं। लीनियर स्प्रिंग में तुम लिखते हो फोर्स kx, एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। तो टॉर्शनल स्प्रिंग में क्या करते हो, टॉर्क आ जाता है उसमें k थीटा सम कांस्टेंट इनटू थीटा, और एनर्जी आती है हाफ k थीटा स्क्वायर। इतना ही डिफरेंस, ठीक है, बाकी सारी इक्वेशन सेम। अब क्या बोला, आपको बोला है टॉर्शनल कांस्टेंट की वजह से इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क आता है जो कि बोला हुआ है। रॉड को हमने रोटेट किया था थीटा नॉट पर, फिर रिलीज कर दिया, ठीक है, यहां था थीटा नॉट पर रोटेट किया, अब रिलीज कर दिया। अब स्प्रिंग इफेक्ट की वजह से जो ऐसे आएगी, तो जब अपने मेन पोजीशन पे आएगी, ये एंगुलर वेलोसिटी गेन कर चुकी होगी। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द टेंशन इन इट व्हेन इट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन। व्हाट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन, द रॉड। रॉड में ही टेंशन निकालनी है जब ये रोटेट करने के बाद अब वापस आती है अपनी मेन पोजीशन। कैसे निकालूंगा, पहले मैं ये निकालना चाहूंगा
कि जब ये मीन पोजीशन पे आएगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट कितनी होगी। कहां से आएगी वो काइनेटिक एनर्जी? ऑब्वियसली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पहले स्प्रिंग में, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और दूसरी बात नोटिस करो, ये जो स्ट्रिंग है सेंटर मास पे कनेक्टेड है भाई, मिडल में नहीं कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो L/3 होगी क्योंकि वहां मास ज्यादा है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2L/3 होगी। क्या बात कर रहा था मैं? मीन पोजीशन में एंगुलर वेलोसिटी। मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इनिशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जरा कैलकुलेट करें। यहाँ पे देखो, इसका m इंटू L/3 का स्क्वायर, इसमें m/2 इंटू 2L/3 का स्क्वायर, मतलब सामने क्या आ रहा होगा? सामने कुछ ऐसा आ रहा होगा, हाफ mL²/9। इसके लिए लिखा मैंने, अब इसके लिए लिखने वाला हूं m/2 इंटू 4L²/9, तो लिख दो 2/9mL²। ठीक है भाई, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। दिख रहा है आपको? 1/9 2/9 3/9, 1/3 हाफ कैंसिल कर देते हो, तो मेरे ख्याल से आपको रिलेशन मिल गया k थीटा नॉट स्क्वायर सेम एज, क्या सोचा था मैंने, हाफ हाफ कैंसिल, 1/3 बच गए, 1/3 mL² ओमेगा नॉट स्क्वायर। मतलब मुझे मीन पोजीशन में जो एंगुलर वेलोसिटी आने वाली है वो पता लग गई। अगर एंगुलर वेलोसिटी पता लग गई तो टेंशन कैसे निकालूंगा मैं? रियलाइज करूंगा एक सर्कुलर आर्क में आ रहा है, ये पार्टिकल आपका एक सर्कुलर आर्क में आ रहा है, तो ऑब्वियसली सेंटर की तरफ जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी। इसका रेडियस कितना है इस वाले का? L/3। बाय द वे तुम इससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। इसका रेडियस है L/3, तो मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस, व्हिच मींस कैन आई से द टेंशन इन द रॉड मस्ट बी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस, और उसका रेडियस कितना है? L/3। यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू उठा लो। इनफैक्ट वहां से ऐसे करते हैं, m ओमेगा नॉट स्क्वायर L/3 निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें बस एक L एक्स्ट्रा है, तो L को यहां डिवाइड कर दोगे तो सेम आ जाएगा ना। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? k थीटा नॉट स्क्वायर बाय L। दैट शुड बी द आंसर व्हिच इज द फर्स्ट, सॉरी नॉट फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। दो चीजों को कंपेयर करना है, एक हॉलो स्फीयर और एक सिलेंडर। सिलेंडर में बेटा ये वाला एक्सिस लिया, इनका रेडियस और जायरेशन कंपेयर करना, बहुत इजी है कंपेयर करना। पहले हॉलो स्फीयर को देख लेते हैं। रेडियस और जायरेशन ऐसा आता है, रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई? हॉलो स्फीयर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, 2/3 mr²। इसको मास से डिवाइड कर देंगे, रूट ले लेंगे तो रेडियस और जायरेशन आ जाएगा, यानी इसका रेडियस और जायरेशन आ रहा है मेरे पास रूट ऑफ 2/3 इंटू रेडियस, इसको मैं बोलता हूं कुछ k1। ठीक है, अब दूसरे फिगर का रेडियस जायरेशन कैसे निकालेंगे? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आप एक सिलिंड्रिकल रॉड, ध्यान दो यहाँ पे, सिलेंडर की लेंथ और रेडियस दोनों गिवन है, और ऐसा नहीं है कि रेडियस नेग्लिजिबल है। क्या आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं सेंट्रल एक्सिस पे कितना होता है? अगर सेंटर पे जानते हो तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एंड पे निकाल लोगे। बेटा सेंट्रल एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, अगर इसका लेंथ है L तो आता है मास इंटू लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाय 4। अगर तुम समझ पा रहे हो, वैसा ही है जैसा कि एक रॉड का होता है सेंट्रल एक्सिस पे। बेटा रॉड का कितना होता है? mL²/12, लेकिन साथ में उसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो रॉड है आपकी, उसके जो एलिमेंट्स हैं, आप रियलाइज करें, जो एलिमेंट्स होंगे थिकनेस dx के, वो छोटे छोटे स्ट्रिप्स नहीं होंगे, वो डिस्क्स होंगे, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड हो गया। अगर आपने नहीं किया डेरिवेशन तो प्लीज इसको अलग से डिराइव कर लीजिए, मैं डायरेक्टली इसको यूज कर रहा हूं। और यहाँ पे हम लेंथ और रेडियस की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कितना आता है? देखो लेंथ तो 4r है ना, तो 4r का स्क्वायर बाय 12 आएगा यहाँ पे, यानी कि 4/3 प्लस, ये तो रेडियस तो कैपिटल आर है, तो 4/3 प्लस 1/4 कैपिटल आर, यहाँ सॉरी कैपिटल mr² यहाँ आने वाला है। और कितना होता है 4/3 प्लस 1/4? मेरे ख्याल से हो जाएगा 19/12। सो दिस इज सेम एज 19/12 mr²। लेकिन बच्चों वो है केवल ये वाला एक्सिस पे, सेंट्रल वाले। एंड वाले एक्सिस पे कितना आएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बोल सकता हूं सेकंड फिगर का रेडियस जायरेशन के लिए पहले तो लेते हैं 19/12 mr², जो कि सेंट्रल एक्सिस पे है, प्लस कर देते हैं मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी मास इनटू 2r का स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं मास से, स्क्वायर रूट ले लेंगे, रेडियस जायरेशन कितना आ रहा है देख लो, 19/12 प्लस यहाँ पे 4, सो 19 प्लस
4 इंटू 12, 19 प्लस 48 दैट इज 67। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ रहा होगा भाई रूट ऑफ 67/12 इंटू आर। ये आ रहा है। इन दोनों का रेशियो लेना है और फिर कंपेयर करना है गिवन वैल्यू से। अच्छा, गिवन वैल्यू से कंपेयर करना है, तो देख लेते हैं। मैं रेशियो लेके, पहले मुझे इसका लेना था फिर उसका, तो रेशियो लेके देखेंगे। तो रेशियो लेंगे तो आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 2/3। बेटा मैं k1 को इस वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं, तो रूट 2/3 को उससे डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा रूट ऑफ 12/67 से। नोटिस करो यहाँ पे ये 4 हो गया, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 8/67 बचेगा। शायद यही उसने पूछा हुआ है, मतलब कि 67 तुम्हारा आंसर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? हुप। हुप मतलब रिंग, रिंग की तरह आप मानेंगे, हॉलो सिलेंडर, रेडियस आर, मास एम रोटेटिंग। ओके, एंगुलर वेलोसिटी बेटा ये W नॉट नहीं है, ओमेगा नॉट है, जैसे जनरली हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक हुप को हमने इनिशियली केवल एंगुलर वेलोसिटी दी ओमेगा नॉट, रफ सरफेस पे रख दिया, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? अभी तो इसकी स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन के कारण थोड़ी देर बाद ये प्योर रोलिंग करने लगेगा। जब ये प्योर रोलिंग कर रहा है उस टाइम पे इसकी स्पीड आपसे पूछी हुई है। लेट्स सपोज स्पीड हो जाती है v, हम जानते हैं उस टाइम पे ओमेगा होगा v/r। बेटा इस क्वेश्चन को जब भी स्लिपिंग से, इनिशियली स्लिपिंग से फाइनली रोलिंग हो रही है और आपको केवल फाइनल स्पीड बतानी है, आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसा करें, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लें, लेट्स से a, और ग्राउंड के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिस्क जब रोटेट कर रही थी तो स्लिपिंग थी, देखो स्लिप पीछे हो रही थी, तो फ्रिक्शन लग रहा था इस पे ग्राउंड से। लेकिन नोटिस करो, अगर मैं एक पॉइंट ग्राउंड पे ही ले लूं तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है तो उस पॉइंट से पास कर जाएगी, यानी इस फ्रिक्शन फोर्स का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। और अगर टॉर्क जीरो होता है किसी पॉइंट पे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये मुझे करना है। मैं बोलूंगा कि पॉइंट O के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज पॉइंट A के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और ध्यान दो यहां पे केस है इनिशियली या इन जनरल केस, अगर माने इन जनरल केस होगा आपका रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। बेटा आपको एंगुलर मोमेंटम दोनों की वजह से लेना होता है, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। इन जनरल आपको जब ये एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे ना, मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिख देता हूं। देखो इन जनरल अगर ऐसा हो रहा होगा, ये VCM से मूव कर रहा है, ये लेट्स से RCM पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है लेट्स से ओमेगा। तो इन जनरल इसका एंगुलर मोमेंटम में दो टर्म्स आएंगे, एक RCM क्रॉस MVCM जो कि तुम समझ रहे हो ट्रांसलेशन वाली है, और एक ICM इनटू ओमेगा जो कि तुम समझ रहे हो रोटेशन वाली। तो ये दोनों टर्म्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इनिशियली तो कोई ट्रांसलेशन नहीं है, केवल रोटेशन है, तो क्या लगाना है? ICM ओमेगा। और रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास पे होता है mr²। क्या लिख दूं मैं? mr² ओमेगा नॉट। फाइनली कितना होगा? एक RMV वाला टर्म, कितना डिस्टेंस है इसके लीनियर मोमेंटम का, यहां से दिख रहा है R है, तो ट्रांसलेशन वाला टर्म हो जाएगा तुम्हारा RMV प्लस I ओमेगा, मतलब mr² ओमेगा, लेकिन रोलिंग में ओमेगा हो जाएगा v/r। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों टर्म RMV हो रही है? आई होप यू रियलाइज दिस इज RMV, दिस इज आल्सो RMV। तो राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा 2mRV, लेफ्ट हैंड साइड पे था mr² ओमेगा नॉट। कॉमन टर्म्स कैंसिल कर दो, v के लिए सॉल्व कर लो, तुम्हें दिख रहा है v की वैल्यू आ रही है ओमेगा नॉट r डिवाइड बाय 2। ये आपका आंसर होगा स्पीड का। बच्चों इस वीडियो में हमने रिजिड बॉडी मोशन या रोटेशनल मोशन के 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेईई से कवर कर लिए। होपफुली आप सबको ये समझ में आ गए होंगे। कोई भी समस्या है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।